दोस्तों न्यू कैजुअलिटी पेंशन रूल्स यानी कि इंटाइटलमेंट रूल्स फॉर कैजुअलिटी पेंशन एंड डिसेबिलिटी कंपनसेशन अवार्ड टू आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल 2023 की सीरीज के एक और नए वीडियो में आप सभी व्यूअर्स का स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिसेबिलिटी पेंशन के बारे में। देखिए डिसेबिलिटी पेंशन को लेके कई तरीके के डाउट्स आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल के माइंड में होते हैं। आज इस वीडियो में हम उन सब डाउट्स को क्लियर करने वाले हैं। साथ ही इस वीडियो में हम जानेंगे कि डिसेबिलिटी पेंशन दिए जाने के पीछे क्या कंडीशंस होती है, डिसेबिलिटी पेंशन एंड डिसेबिलिटी एलिमेंट में क्या डिफरेंस होता है, डिसेबिलिटी पेंशन किस पर्सन को दी जाती है, लिबरलाइज्ड डिसेबिलिटी पेंशन किस पर्सन को दी जाती है और वार इंजरी पेंशन किस पर्सन को दी जाती है। तो चलिए दोस्तों देरी ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों इससे पहले के वीडियो में मेरे द्वारा इनवैलिड पेंशन के बारे में आप लोगों को डिटेल से बताया गया था। आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं डिसेबिलिटी पेंशन की। मैं इस वीडियो में डिसेबिलिटी पेंशन के साथ साथ इनवैलिड पेंशन के बारे में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इन दोनों में कुछ सिमिलरिटीज है। क्योंकि जब आदमी कोई भी आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल मेडिकल बोर्ड आउट होता है या इनवैलिड आउट ऑफ सर्विस होता है तो वो जिस मेडिकल ग्राउंड पे होता है और जिस डिसेबिलिटी के कारण मेडिकल ग्राउंड पे वो इनवैलिड आउट ऑफ सर्विस होता है, वो डिसेबिलिटी यदि मेडिकल बोर्ड द्वारा नाइदर एट्रीब्यूटेबल और नोर एग्रावेटेड बाय मिलिट्री सर्विस कंसीडर की जाती है और उसकी क्वालिफाइंग सर्विस भी 15 ईयर नहीं है, 15 ईयर से कम है तो उसको इनवैलिड पेंशन दी जाती है। अब हम दूसरी तरफ देखते हैं, यदि किसी पर्सन को मेडिकल बोर्ड द्वारा बोर्ड आउट किया गया है या फिर वो इनवैलिड आउट ऑफ सर्विस है और उसकी डिसेबिलिटी भी मेडिकल बोर्ड द्वारा एट्रीब्यूटेबल टू और एग्रावेटेड बाय मिलिट्री सर्विस कंसीडर की गई है, यानी कि जिस डिसेबिलिटी के कारण उसको मेडिकल ग्राउंड पर बोर्ड आउट किया गया है उस डिसेबिलिटी को मेडिकल बोर्ड द्वारा यदि मिलिट्री सेवा के कारण होना माना गया है तो उस स्थिति में उसको डिसेबिलिटी पेंशन ग्रांट की जाती है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा जो मैं डिफरेंस बताना चाह रहा हूं कि यदि अगर आपकी डिसेबिलिटी एट्रीब्यूटेबल टू और एग्रावेटेड बाय मिलिट्री सर्विस नहीं मानी गई तो आपको इनवैलिड पेंशन दी जाएगी, और यदि आपकी डिसेबिलिटी एट्रीब्यूटेबल टू और एग्रावेटेड यानी कि मिलिट्री सेवा के कारण मानी गई है और आपकी सर्विस भी 15 ईयर्स से कम है तो उस स्थिति में आपको डिसेबिलिटी पेंशन ग्रांट की जाती है। डिसेबिलिटी पेंशन प्राप्त करने के लिए एक तो पर्सन की डिसेबिलिटी जो है जिसके कारण वो इनवैलिड आउट ऑफ सर्विस हुआ है उसकी डिसेबिलिटी मिलिट्री सेवा के कारण मानी गई हो, यानी कि या तो वो एट्रीब्यूटेबल टू और एग्रावेटेड बाय मिलिट्री सर्विस हो। दूसरी है कि उसकी डिसेबिलिटी का असेसमेंट है वो 20% या इससे ज्यादा हो, यानी कि लेस देन 20% अगर किसी की डिसेबिलिटी है तो उसे डिसेबिलिटी पेंशन नहीं दी जाएगी। तीसरी जो कंडीशन है वो मेडिकल ग्राउंड पर बोर्ड आउट हो, उसी को डिसेबिलिटी पेंशन दी जाती है। अब हम देख लेते हैं कि डिसेबिलिटी पेंशन में कौन कौन से एलिमेंट इंक्लूड होते हैं। दोस्तों डिसेबिलिटी पेंशन जो होती है उसमें सर्विस एलिमेंट प्लस डिसेबिलिटी एलिमेंट दोनों को मिलाकर डिसेबिलिटी पेंशन कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कि डिसेबिलिटी एलिमेंट क्या होता है और सर्विस एलिमेंट क्या होता है। देखिए जो नए कैजुअलिटी पेंशन रूल्स आए हैं 2023 में उस पर हम एक बार नजर मार लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग डिसेबिलिटी पेंशन क्या होती है, इसमें कौन कौन से एलिमेंट इंक्लूड किए गए हैं। देखिए स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे ई है डिसेबिलिटी पेंशन। ए डिसेबिलिटी पेंशन इज ए मंथली कंपोजिट पेंशन कंप्राइजिंग ऑफ ए सर्विस एलिमेंट एंड डिसेबिलिटी एलिमेंट ईच कैलकुलेटेड सेपरेटली एज ए डिफाइंड परसेंटेज ऑफ द लास्ट रिकॉनेबल एमोलुमेंट्स। There shall be no condition of minimum qualifying service for earning service element। दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि न्यू कैजुअलिटी पेंशन जो रूल है उसके अकॉर्डिंग डिसेबिलिटी पेंशन में डिसेबिलिटी एलिमेंट प्लस सर्विस एलिमेंट दोनों को इंक्लूड कर डिसेबिलिटी पेंशन कहा जाता है। अब यहाँ एक चीज और लिखी है, देयर शैल बी नो कंडीशन ऑफ मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस फॉर अर्निंग सर्विस एलिमेंट, यानी कि सर्विस एलिमेंट प्राप्त करने के लिए आपको किसी भी क्वालिफाइंग सर्विस के लिए कोई कंडीशन नहीं है। यदि आपकी सर्विस 2 साल भी है और आपकी डिसेबिलिटी एट्रीब्यूटेबल और एग्रावेटेड बाय मिलिट्री सर्विस है, 20% से ऊपर है और आप मेडिकल ग्राउंड पर बोर्ड आउट किए जा रहे हो तो भी आपको डिसेबिलिटी एलिमेंट और सर्विस एलिमेंट दोनों मिलाकर डिसेबिलिटी पेंशन दी जाएगी। दोस्तों अब आपको ये तो पता लग गया होगा कि डिसेबिलिटी पेंशन के साथ जब डिसेबिलिटी एलिमेंट दिया जाता है, यानी डिसेबिलिटी पेंशन में
डिसेबिलिटी एलिमेंट प्लस सर्विस एलिमेंट दोनों मिला के डिसेबिलिटी पेंशन बनती है। और डिसेबिलिटी पेंशन में जो सर्विस एलिमेंट होता है उसको प्राप्त करने के लिए किसी भी मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस की जरूरत नहीं होती है। यदि आपकी क्वालिफाइंग सर्विस 2 साल भी है और आपको मेडिकल ग्राउंड पर बोर्ड आउट किया जाता है, आपकी डिसेबिलिटी एट्रीब्यूटेबल और एग्रावेटेड बाय मिलिट्री सर्विस है, आपकी डिसेबिलिटी 20% या उससे ज्यादा है, तो आपको सर्विस एलिमेंट भी दिया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि डिसेबिलिटी पेंशन और सर्विस एलिमेंट में डिफरेंस क्या होता है। देखिए दोस्तों, मैंने अभी बताया कि डिसेबिलिटी पेंशन में 2 तरीके के एलिमेंट होते हैं, एक तो डिसेबिलिटी एलिमेंट, दूसरा सर्विस एलिमेंट। जब इन दोनों एलिमेंट्स को जोड़ के जब देखा जाता है या बोला जाता है उसको डिसेबिलिटी पेंशन कहते हैं। और ये केवल बोर्डेड आउट सर्विस पर्सनल को दी जाती है, यानी कि जो इनवैलिड आउट ऑफ सर्विस है उसी पर्सन को डिसेबिलिटी पेंशन दी जाती है। दूसरा जो होता है डिसेबिलिटी एलिमेंट। डिसेबिलिटी एलिमेंट क्या होता है, यदि किसी आदमी को परमानेंटली लो मेडिकल कैटेगरी में रखा गया है और लो मेडिकल कैटेगरी होने के बाद भी अगर वो आदमी कंटिन्यू सर्विस करता है और जब उसकी जो सर्विस है वो कंप्लीट हो जाती है, यानी कि उसकी रैंक के अकॉर्डिंग जो उसकी सर्विस तय है वो सर्विस कंप्लीट हो जाती है, या फिर वो प्री मैच्योर रिटायरमेंट लेता है, या फिर वो ऑन रिक्वेस्ट डिस्चार्ज अगर आता है, तो उस डिसेबिलिटी के लिए उसको सर्विस पेंशन के अलावा, क्योंकि उसकी क्वालिफाइंग सर्विस 15 साल से ज्यादा है तो सर्विस पेंशन का तो हकदार है ही, इसके साथ साथ उसको जो डिसेबिलिटी उसको सर्विस के दौरान हुई है उसके अलावा उसको डिसेबिलिटी एलिमेंट भी दिया जाता है। तो दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूं कि डिसेबिलिटी एलिमेंट सर्विस पेंशन के साथ दिया जाता है, जिसको सेपरेटली कैलकुलेट किया जाता है, यानी कि सर्विस पेंशन का कैलकुलेशन अलग होता है और डिसेबिलिटी एलिमेंट का कैलकुलेशन अलग तरीके से किया जाता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि डिसेबिलिटी पेंशन और वार इंजरी पेंशन और लिबरलाइज्ड डिसेबिलिटी पेंशन में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, जब भी कोई आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल मेडिकल ग्राउंड पर बोर्ड आउट होता है, यानी कि इनवैलिड आउट ऑफ सर्विस होता है, तो वो जिस डिसेबिलिटी के आधार पर इनवैलिड आउट हुआ है वो डिसेबिलिटी किस कैटेगरी में क्लासिफाइड की गई है, उसी क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग, उन सर्क्यूमस्टांसेस के अकॉर्डिंग ही उस पर्सन को या तो डिसेबिलिटी पेंशन दी जाती है, या तो फिर लिबरलाइज्ड डिसेबिलिटी पेंशन दी जाती है, या तो फिर वार इंजरी पेंशन दी जाती है। वो डिसेबिलिटी जिस कैटेगरी, जो कैटेगरी के बारे में मैंने डिटेल से एक वीडियो में बता रखा है, आप चाहो तो मेरे चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हो, जिसमें डिटेल से बताया गया है कि किन सर्कमस्टांसेस में किस डिसेबिलिटी को किस कैटेगरी में रखा जाता है। तो जो कैटेगरी है B to E कैटेगरी, उनमें से किस कैटेगरी में आपकी डिसेबिलिटी आई है उसी के अकॉर्डिंग आपके डिसेबिलिटी पेंशन का निर्धारण किया जाता है। अब यदि किसी पर्सन की डिसेबिलिटी जिसके कारण वो बोर्ड आउट हुआ है उसकी डिसेबिलिटी B या C कैटेगरी में है, B और C कैटेगरी में जो सर्कमस्टांसेस है वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। इन सर्कमस्टांसेस के कारण अगर किसी आदमी को बोर्ड आउट किया गया है तो उस स्थिति में उसको डिसेबिलिटी पेंशन ग्रांट की जाती है। अब इसका कैलकुलेशन कैसे होता है उसको हम आगे वीडियो में चलकर देखेंगे। दूसरी जो कैटेगरी होती है डिसेबिलिटी की वो होती है लिबरलाइज्ड डिसेबिलिटी पेंशन। लिबरलाइज्ड डिसेबिलिटी पेंशन में क्या कंडीशन है, एक बार हम देख लेते हैं कि जो नए रूल्स आए हैं उसमें लिबरलाइज्ड डिसेबिलिटी पेंशन के बारे में क्या कहा गया है। देखिए दोस्तों, लिबरलाइज्ड डिसेबिलिटी पेंशन ये नए रूल्स के अकॉर्डिंग है। लिबरलाइज्ड डिसेबिलिटी पेंशन इज ए मंथली कंपोजिट पेंशन कंप्राइजिंग ऑफ ए सर्विस एलिमेंट एंड ए डिसेबिलिटी एलिमेंट ईच कैलकुलेट separately as a defined percentage of last reckonable emoluments where the aggregate of service element and disability element shall in no case be less than 80% of last reckonable emoluments। दोस्तों जो लिबरलाइज्ड डिसेबिलिटी पेंशन होती है वो डी कैटेगरी की जो डिसेबिलिटी होती है, डी कैटेगरी की डिसेबिलिटी कौन कौन सी होती है उस पर एक बार नजर मार लेते हैं। देखिए, ये वो सर्कमस्टांसेज है जिनमें लिबरलाइज्ड डिसेबिलिटी पेंशन दी जाती है, यानी कि डी कैटेगरी की सर्कमस्टांसेस में जो डिसेबिलिटी क्लासिफाइड की गई है उसमें लिबरलाइज्ड डिसेबिलिटी पेंशन दी जाती है। दूसरा, डिसेबिलिटी जो लिबरलाइज्ड डिसेबिलिटी पेंशन है उसमें किसी भी केस में आपका जो लास्ट रिकॉनेबल एमोलुमेंट्स है, यानी कि आपने जो लास्ट पे ड्रॉन करी है उसके 80% से कम नहीं होगी।
अब ये 80% से कम क्यों नहीं होगी, इसका जब हम आगे चल के कैलकुलेशन करेंगे तो आपको समझाएंगे कि ये कंडीशन क्यों रखी गई कि लिबरलाइज्ड डिसेबिलिटी पेंशन 80% से कम नहीं होगी। अब इससे अगला जो अवार्ड दिया गया है, जो डिसेबिलिटी पेंशन बताई गई है, वो है वार इंजरी पेंशन। दोस्तों, वार इंजरी पेंशन किस पर्सन को दी जाती है, इस पर एक बार नजर मार लेते हैं। ए वार इंजरी पेंशन इज ए कंपोजिट मंथली पेंशन कंप्राइजिंग ए सर्विस एलिमेंट एंड ए वार इंजरी एलिमेंट ईच कैलकुलेटेड सेपरेटली एज ए डिफाइंड परसेंटेज ऑफ द लास्ट रिकॉर्डेबल एमेलमेंट्स। अब इसमें यह नहीं बताया गया कि वार इंजरी पेंशन दी किसको जाएगी, लेकिन वार इंजरी पेंशन आपको तब दी जाएगी यदि आप बोर्ड आउट है, आपकी डिसेबिलिटी 20% या उससे ज्यादा है, और आपकी डिसेबिलिटी जो ई कैटेगरी की डिसेबिलिटीज है उसमें क्लासिफाइड अगर की गई है तो आपको वार इंजरी पेंशन मिलेगी। अब वो सर्कमस्टांसेस कौन सी है जिनमें डिसेबिलिटी को ई कैटेगरी में क्लासिफाइड किया जाता है, उसके लिए हम एक बार ये ई कैटेगरी की डिसेबिलिटीज देख लेते हैं। तो दोस्तों, अब तक की वीडियो से आपको ये तो पता लग गया होगा कि किन सर्कमस्टांसेस में आपको डिसेबिलिटी पेंशन दी जाएगी, किन सर्कमस्टांसेस में आपको लिबरलाइज्ड डिसेबिलिटी पेंशन दी जाएगी, किन सर्कमस्टांसेस में आपको वार इंजरी पेंशन दी जाएगी। अब इन तीनों ही तरीके की डिसेबिलिटी पेंशन का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, यानी कि आपको अगर डिसेबिलिटी पेंशन है तो उसकी आपकी जो लास्ट पेड रन है उसका कितना % दिया जाएगा, यदि आपकी लिबरलाइज्ड डिसेबिलिटी पेंशन है तो लास्ट पेड रन का कितना % दिया जाएगा, और यदि आपकी वार इंजरी पेंशन है तो उसकी लास्ट पेड रन का कितना % आपको वार इंजरी एलिमेंट के रूप में दिया जाएगा। चलिए इस कैलकुलेशन को हम एक बार स्क्रीन पर समझ लेते हैं ताकि कैलकुलेशन को भी लेकर किसी भी तरीके का कोई डाउट आपके मन में ना रहे। यहाँ पे हम डिसेबिलिटी पेंशन का कैलकुलेशन कैसा होता है उसका एक बार देख लेते हैं। देखिए, डिसेबिलिटी पेंशन में दो चीजें शामिल होती है, एक तो सर्विस एलिमेंट, दूसरा होता है डिसेबिलिटी एलिमेंट। यहाँ सर्विस एलिमेंट का कैलकुलेशन कैसा होता है, 50% ऑफ द रिकॉर्डेबल एमोलमेंट्स लास्ट ड्रान, यानी कि आपकी जो लास्ट ड्रान पे है उसका 50% आपको सर्विस एलिमेंट के रूप में दिया जाता है। दूसरा होता है डिसेबिलिटी एलिमेंट। डिसेबिलिटी एलिमेंट का कैलकुलेशन कैसा होता है, 30% ऑफ रिकॉर्डेबल एमोलमेंट्स लास्ट ड्रान फॉर 100% डिसेबिलिटी, यानी जो आपकी डिसेबिलिटी है वो 100% यदि है तो आपकी लास्ट पे ड्रान जो आपने करी है उसका 30% 100% डिसेबलमेंट के लिए दिया जाएगा। इसका एक बार एग्जांपल देख लेते हैं हम। यदि आप सपोज करते हैं कि आपकी जो लास्ट पे ड्रान है वो 50,000 है, तो इसमें सर्विस एलिमेंट आपका हो जाएगा 50% के लिए 25,000। डिसेबिलिटी एलिमेंट 100% डिसेबलमेंट के लिए मैं ये बता रहा हूँ, 100% डिसेबलमेंट के लिए हो जाएगा आपका 50,000 का 30%, यानी 15,000 रुपए आपको 100% डिसेबिलिटी का हो जाएगा। और यदि आपका डिसेबिलिटी का परसेंटेज कम है तो उसी अनुपात में ये कम होता चला जाएगा। अगर सपोज करके देखते हैं कि आपकी डिसेबिलिटी मान लो 50% ही है, 100% नहीं है, तो उस स्थिति में आपकी जो डिसेबिलिटी एलिमेंट है वो होगा 50% ऑफ 15,000, यानी कि जो आपका 100% के लिए 15,000 था तो 50% डिसेबलमेंट के लिए होगा 7,500 रुपए पर मंथ। इस तरीके से आपकी टोटल डिसेबिलिटी पेंशन यदि कैलकुलेट करें तो हो जाएगी, सर्विस एलिमेंट हो गया 25,000 प्लस डिसेबिलिटी एलिमेंट हो गया 7,500, इस तरीके से टोटल आपकी 32,500 रुपए पर मंथ डिसेबिलिटी पेंशन कैलकुलेट होती है। अब एक बार हमें लिबरलाइज्ड डिसेबिलिटी पेंशन है वो देख लेते हैं कि इसका कैलकुलेशन कैसे होता है। देखिए, वो जो डिसेबिलिटी पेंशन थी वो बी और सी कैटेगरी में दी जाती थी। लिबरलाइज्ड डिसेबिलिटी पेंशन है वो जो सर्कमस्टांसेज है वो डी कैटेगरी की जो सर्कमस्टांसेज है और आपकी डिसेबिलिटी यदि कैटेगरी में क्लासिफाइड की गई है तो उस स्थिति में आपको लिबरलाइज्ड डिसेबिलिटी पेंशन दी जाती है। अब उसमें आपका सर्विस एलिमेंट है वो तो उसी के इक्वल होता है 50% ऑफ लास्ट पेड रन। यहाँ पे डिसेबिलिटी एलिमेंट में डिफरेंस है, वहां जहां आपकी 100% डिसेबिलिटी के लिए लास्ट पेड रन का 30% दिया जाता था, लिबरलाइज्ड डिसेबिलिटी पेंशन में 60% दिया जाता है। अब इसका भी एक बार एग्जांपल ले लेते हैं। अपन सपोज करते हैं कि वही आपकी लास्ट पे रन 50,000 है, तो सर्विस एलिमेंट आपका 50% का कैलकुलेट करते हैं तो 25,000 हो गया। यहाँ डिसेबिलिटी एलिमेंट अगर कैलकुलेट करते हैं तो 50,000 रुपए का 60% आता है 30,000 फॉर 100% डिसेबलमेंट। ये भी यदि आपकी डिसेबिलिटी कम है तो उसी अनुपात में ये कम होता हुआ आ जाएगा। यहाँ पर सपोज कर लेते हैं कि यदि आपकी डिसेबिलिटी 20% है तो चूंकि आप पे की डिसेबिलिटी राउंडिंग ऑफ होगी
तो वहाँ 50% काउंट होगी। और 50% यदि आपकी डिसेबिलिटी काउंट होती है तो यहाँ पे आपको जो डिसेबिलिटी एलिमेंट है वहाँ 30,000 का 50% यानी कि 15,000 रुपये पर मंथ के रूप में मिलेगा। इस तरीके से आपकी टोटल जो लिबरलाइज डिसेबिलिटी पेंशन है वो ये हो जाएगी, सर्विस एलिमेंट 25,000 प्लस 50% डिसेबलमेंट के लिए डिसेबिलिटी एलिमेंट आपका हो गया 15,000 और कुल आपकी जो पेंशन है वो हो जाएगी 40,000 पर मंथ। यहाँ दोस्तों एक चीज आपको और बता देते हैं, जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था कि नए रूल्स में एक कंडीशन रखी गई है कि यदि आप लिबरलाइज डिसेबिलिटी पेंशन प्राप्त कर रहे हो तो किसी भी केस में आपके लास्ट पे ड्रॉन का 80% से कम नहीं होगी। वो क्यों नहीं होगी, इसमें एक कैलकुलेशन ऐसा ही है। देखिए, सर्विस एलिमेंट आपका हो गया 50% लास्ट पे ड्रॉन का। यहाँ 100% के लिए जो आपकी डिसेबिलिटी 100% डिसेबलमेंट के लिए आपकी अगर डिसेबिलिटी है वो लास्ट पे ड्रॉन का 60% रहता है। और अगर आपकी डिसेबिलिटी 20% भी है तो उसको राउंडिंग ऑफ करके कितना कर दिया जाएगा, 50%। यानी 100% के लिए यदि 60% है तो 50% के लिए मिनिमम कितना रह जाएगा, 30%। तो इस तरीके से सर्विस एलिमेंट 50% और डिसेबिलिटी एलिमेंट मिनिमम 30% आपको दिया ही दिया जाएगा। तो कुल मिला के ये आपका लास्ट पे ड्रॉन का हो जाता है 80%। इसलिए वहां पे उस चीज को मेंशन किया गया है कि किसी भी मामले में आपकी लास्ट पे ड्रॉन से 80% से कम आपकी लिबरलाइज्ड डिसेबिलिटी पेंशन नहीं होगी। अब हम वार इंजरी पेंशन का कैलकुलेशन देख लेते हैं कि वार इंजरी पेंशन कैसे कैलकुलेट की जाती है। देखिए, सर्विस एलिमेंट वो सब में सेम है कि लास्ट पे ड्रॉन का 50% होता है। वार इंजरी एलिमेंट जो है वो आपकी लास्ट पे ड्रॉन का 100% डिसेबलमेंट के लिए 100% ही वार इंजरी एलिमेंट कैलकुलेट होता है। यानी यदि आपकी लास्ट पे ड्रॉन सपोज करें 50,000 रुपये है तो सर्विस एलिमेंट तो आपका हो गया 50% के रूप में 25,000। यहाँ वार इंजरी एलिमेंट 50,000 का 100%, 50,000 ही 100% डिसेबलमेंट के लिए आपके वार इंजरी एलिमेंट रहेगा। वार इंजरी पेंशन आपको ये तो पता ही है कि जो ई कैटेगरी की जो सर्कमस्टांसेस है उन्हीं में वार इंजरी पेंशन ग्रांट की जाती है। यहाँ पर सपोज करें कि आपकी डिसेबिलिटी 100% से कम है, यानी कि 20% है, 30% है, तो वो भी राउंडिंग ऑफ होके मिनिमम 50% हो जाएगी। वहां आपकी डिसेबलमेंट वार इंजरी एलिमेंट कितना हो जाएगा, 50,000 का 50%, क्योंकि 100% डिसेबिलिटी के लिए है 100%। यहाँ अगर 50% है तो लास्ट पे ड्रॉन का 50% हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका वार इंजरी एलिमेंट हो गया 25,000 और टोटल आपकी वार इंजरी पेंशन कितनी हो जाएगी, सर्विस एलिमेंट 25,000 प्लस 50% डिसेबिलिटी के लिए वार इंजरी एलिमेंट 25,000। इस तरीके से टोटल आपकी जो वार इंजरी पेंशन है वो 50,000 रुपये पर मंथ हो जाएगी। यहाँ पे दोस्तों आपको एक चीज और बता दूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 1 जुलाई 2009 से ये जो अपर शेलिंग कैप थी, यानी कि पहले जो ये फाउंडेशन थी कि लास्ट पे ड्रॉन से ज्यादा पेंशन कोई भी आर्म फोर्सेस पर्सनल प्राप्त नहीं कर सकता था, उस कंडीशन को विड्रॉल कर लिया है। और 1 जुलाई 2009 से अब कोई भी आर्म फोर्सेस पर्सनल यदि उस पर रूल्स एप्लीकेबल होके और उसकी लास्ट पे ड्रॉन से उसकी पेंशन ज्यादा जाती है तो वो लास्ट पे ड्रॉन से भी ज्यादा पेंशन के रूप में पैसा प्राप्त कर सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि डिसेबिलिटी पेंशन के बारे में कंप्लीट जानकारी अब आप लोगों को हो गई होगी। यदि फिर भी कोई आपके मन में किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो आप कमेंट्स कर मुझसे कंप्लीट जानकारी इसके बारे में ले सकते हैं। साथ ही यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरीके के जब भी कोई नए वीडियो मैं मेरे चैनल पर अपलोड करूं तो आपको उसकी जानकारी तुरंत हो जाए। तो मिलते हैं दोस्तों फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।